पहले तो इस बार जो फाइनल एग्जाम बायोलॉजी के 2024 के जो प्रश्न हैं सीरीज एफ के बारे में हम बता रहे हैं। आपके सभी क्वेश्चंस एक ही होते हैं, बस आगे पीछे आपको नंबरिंग कर दिया जाता है। तो आप इन नंबरिंग्स के आधार पर हम आपको ध्यान से आप क्वेश्चन लेकर किताबें का बैठेगा। खास करके उन बच्चों के लिए जो इस बार मन में डाउट रखे हुए हैं कि सर इस बार का जो प्रश्न था वो हमें समझ में नहीं आया। तो कारण यही है कि नहीं समझ में आने का कारण मुख्य यही है कि आप हमेशा नोट्स के पीछे नहीं भागते, किताब के पीछे आप नहीं पढ़ते। आप लास्ट में साल भर का पढ़ा हुआ चीज भी जो है आप छोड़ करके और गेस्ट पासपोर्ट को पकड़ लेते हैं। तो गेस्ट पासपोर्ट पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नोट्स को भूल जाइए, पढ़ाई हुई चीजों को भूल जाइए। इसीलिए आज इस बार जो है हमने बहुत मेहनत करके आपको हर क्वेश्चन के ऊपर जो है हमने आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे हम किताब में कि कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसके आधार पर हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो मिला था कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या था। तो ये चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। जब आप वहाँ चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा एम्फाइसेमा के उपचार में जो है इसका यूज किया जाता है एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 का। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसका प्रवर्धन पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन यानी पीसीआर के द्वारा होता है। हमने आपको कई सारे वीडियोज भी देखे थे, उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है गलत बताया हुआ था। इस वजह से हम आगे आपको जो किताब से क्वेश्चन जो भी है हमने ऐड कर दिया है। देखिए कहता है कि किस पीएच पर बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो क्षारीय पीएच पर जो है आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस जो प्रोटीन है वो सक्रिय होता है। अब इसका कहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, तो देखिए आप जो क्वेश्चन का आंसर है वो 227 यानी कि 227 पेज नंबर लूसिड का जब आप चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कीटनाशक प्रोटीन होता है जो जीबीएस बैसिलस को आपको यहाँ कहता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे इसके रबे आंत में क्षारीय पीएच के कारण एक क्रियाशील सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो 227 नंबर पेज जाकर के उलटिए फटाफट, आपको वहां मिल जाएगा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू के पौधे सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु जो आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसमें क्या होता है, तो कौन सा जो जीवाणु है वो इसमें आता है, तो है आपको एग्रोबैक्टीरियम। तो तंबाकू के पौधों पे जो होता है आपको एग्रोबैक्टीरियम रहता है। आप देखिएगा इसका जो आपको उत्तर मिल जाएगा ये देखिए है आपको 228। ठीक है, पेज नंबर 228 में मिलेगा, चैप्टर नंबर आपको 12 और एफ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी में आप देखिएगा आपको मिलेगा और साथ में लूसेंट को भी पढ़िएगा तो आपको लूसेंट में भी मिलेगा। ठीक है, तो लूसेंट बुक में सारी चीजें हैं बच्चों, पढ़ने की आपको जरूरत थी, आपने नहीं पढ़ा तो हम गा नहीं सकते, लेकिन आप अगले बार से पढ़ने का अभ्यास करें। कहते बासमती की किस्में भारत में पाई जाती है। तो बासमती जो चावल होती है इसके कुल किस्में आपका 34 है, लेकिन जो भारत में उगाई जाती है वो 27 जो है आपको उगाई जाती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों के वैधानिक एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है, वो एक कंपनी है, वो है आपका जेईएसी पर। इसके बाद है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र अनुसंधान से जुड़ा है। तो देखिए रामदेव मिश्र का जो नाम है ये भारत के है, भारत के लिए स्पेशल बनाया गया कि पारिस्थितिक तंत्र से जो है इनका जुड़ाव है। पारिस्थितिक तंत्र के जो जनक के रूप में जो है, पिता के रूप में जो है रामदेव मिश्र का नाम यहाँ पे जोड़ा गया भारत में। बाकी अगर हम अलग बताएं तो अलग आपने वगैरह इत्यादि के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट कि एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पे आक्रमण करता है, तो वो है आपका हेल्पर टी कोशिका, इस पे आक्रमण करता है। इसका जो आप आंसर देखना चाहेंगे तो चैप्टर नंबर 8 में जाकर के आप पढ़ें एचआईवी के बारे में, वहां पर मिल जाएगा कि टी हेल्पर जो कोशिकाएं थाइमस जो कोशिकाएं हैं वहां पर जाकर के ये सबसे पहले अटैक करती है। इसके बाद है आपको कि जैल विलेय जो अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश करना क्या कहलाता है, तो उसे हम लीचिंग यानी निछालन कहते हैं। ये चैप्टर नंबर कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए ये चैप्टर नंबर आपको
निछालन शायद 12 या 13 में ही जो है आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें निछालन की प्रक्रिया है ना, तो निछालन किसको कहना है? निछालन प्रक्रिया के अंतर्गत जैव विलेय और कार्बनिक पोषक पदार्थ मृदा में प्रविष्ट होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं। तो निछालन आपका दिया हुआ है। इसके बाद है आपको कि रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता, तो ठीक है, तो ये सब हमने पहले ही स्क्रीनशॉट किया था, इस वजह से जो है हमने नंबर नहीं दे पाए बच्चों। तो इसको देखिएगा, रॉबर्ट में जो है ये शायद आपको 14 नंबर जो चैप्टर है वहां आपको मिलेगा जैव विविधता के चैप्टर में। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि रॉबर्ट मे ने अपने सहयोगियों के साथ ग्लोबल वार्मिंग की विविधता बताई। इन्होंने बताया लगभग 7 मिलियन का मतलब 70 लाख जातियों की विविधता को बतलाई। इस पर नेक्स्ट, भारत की जैव विविधता विश्व की जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो वो आपका 8.1%। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहता है कि भारत में जैव विविधता कितना है? आपका 8.1%। आपका पहले था 1.7 मिलियन था, इनमें लगभग 1,26,188 प्रजातियों को जोड़ा गया था। इसके बाद एक कुल प्रतिशत भारत में आपका 8.1% है, यानी कि और इससे बढ़ गया है। इसके बाद विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलेपन का क्या कारण है? ठीक है, तो उनका कारण यह है कि विदेशी आग जातियों का जो है आक्रमण, यानी कि कई अलग मछलियों को ला करके उस जल में डाल दिया गया था। ये कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना के लिए है विदेशी जातियों का आक्रमण, है ना। इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, एलुसिड में ही है, एनसीईआरटी में भी है आपका, इस सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कारण क्या था कि जब नील नदी की मछली जो है को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियां जो है गायब हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपको ये भी आपको पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, 13-14 नंबर चैप्टर में आप पढ़िएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो देखिए विश्वव्यापी उष्णता का मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण नहीं है, तो वह जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना, ठीक है, ये नहीं है। वनोन्मूलन, ये जो है कि ये सब कारण है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना, वन को कटाई करना, ज्यादा जनसंख्या होना, ठीक है, तो ये सब वैश्विक तापमान का कारण है। लेकिन ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति जो है ये आपका इसका कारण नहीं है, इसलिए ये आपको उत्तर सही हो जाएगा, ये तीनों आपका सही है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो वो है आपका हो जाता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, ये भी आपको चैप्टर में दिया गया है, आप उसे ढूंढिए पढ़िए, आपको सब मिलेगा। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और बच्चों आपका जो अगर नंबरिंग अलग होगा तो आप क्वेश्चन आपके पास होगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। देखिए तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वांछित विशेषकों के विकसित करने का प्रकृति वर्ण द्वारा किस स्तर पर कार्य किया जाता है? तो ऐसे आपको यहाँ पे समष्टि व्यष्टि दिया रहता है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी जो है थोड़ा सा हम देख नहीं पाए हैं, तो इसको जो है कि आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करते हैं? तो साफ आपको पता होगा कि बांस, लेकिन इस बार नया इसमें जोड़ दिया है प्रशांत महासागर में रहने वाली मछलियां, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको पता ही होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बारबलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के जो कारण था वो था आपका संसाधन विभाजन, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? और था आपको कैलोटॉपिस का पौधा, ये चैप्टर नंबर आपको 8 में मिल जाएगा, आप इसको पढ़िएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन आप घटक के रूप में कार्य करता है? तो एक है आपका कवक और एक है जीवाणु, ये दोनों जो है अपघटनकर्ता होते हैं। और ये देखिए इसका हमने निकाल के रखा है अपघटनकर्ता, ये भी आप 40 नंबर चैप्टर में जाकर के पढ़िएगा, हमने पढ़ाया है आपको अपघटनकर्ता के बारे में। देखिए लिखा जो उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन करते करके वायुमंडल तथा भूमि में पदार्थों का निर्मुक्त करते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक, ये दोनों आपको जो है अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो ये आपका PBr322 जो है ये आपको क्लोन की तरह कार्य नहीं करता है। ये आपको चैप्टर नंबर 11 में जाकर के पढ़िएगा, जहाँ पे हमने बताया था कि इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा, पर ये डायग्राम पता नहीं आया कि नहीं आया, पर ये आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पुनर्योगक डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो वह है आपका माइक्रो इंजेक्शन यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ठीक है। ये भी आपको चैप्टर नंबर में दिया गया, देखिएगा बच्चों, आपको लूसेंट में मिल जाएगा,
पेज नंबर 253 में। तो आपको करीब 35 जो प्लस क्वेश्चंस है उनकी जो है हमने नोट्स निकाल करके आपके सामने रख दिया, जो आप कहने वाले ऐसे बच्चों के लिए जो नहीं मिलता है प्रश्न, उन बच्चों के लिए आप नोट्स जाकर देखिएगा, आपको वहां भी मिल जाएगा। कहते हैं कि डीएनए की पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं, तो वो है आपका काइटिनेज। और ये आपको कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जीपी के 254 नंबर पेज, आप लूसेंट में जाके चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एंजाइम तथा कवक की कोशिका को काइटिनेज एंजाइम के द्वारा संसाधित किया जाता है, यानी कवक को काइटिनेज के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पीवीआर 322 में नहीं है, टीडीएनए जो है आपको इसमें नहीं है। आप इसको चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर मुझसे भी भूल चूक हुई हो तो आप जैसे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने अंतर देखा है कि यूट्यूब में तुरंत जो है क्वेश्चन बना करके बताया, और हमने क्वेश्चन लेट जानबूझ के बनाया ताकि आप लोग को मिलाना शुरू कर देंगे तो ऐसा ना हो कि मन में टेंशन हो जाए। नेक्स्ट है कि यदि बाह्य जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगित प्लाज्मिड का क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर सब लोग जो दिए हैं बच्चों, एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, जबकि ये आपको गलत है। उसमें हो जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा। और इसको जो है कि आपको चैप्टर नंबर जो है आप उसमें देख सकते हैं पीछे वाला में। इसके बाद है आपको निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापास्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है, वो है आपको थर्मस एक्टिवस। अगर आपसे ना मिल पाए किताब में, अगर आपसे ना मिल पाए तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम आपको पेज नंबर बता देंगे, आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इसका सही जो आपको उत्तर जो हो गया पेज नंबर 220 में आपको मिल जाएगा। देखिए साफ है, जीवाणु थर्मस एक्टिवस से प्राप्त किया जाता है ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कितना सिंपल सिंपल सा आपको लिखा हुआ, आपको दिया हुआ। आप किताब को भूल जाते हैं, नोट्स को भूल जाते हैं, तो आपको तो ये चीज हो गई। कितनों भी समझाने के बाद आप नहीं पढ़ते हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए टैग पॉलीमरेज बैक्टीरियम थर्मस एक्टिवस जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, वो है बैसिलस थुरिनजेंसिस जो है वो BT20 को बनाता है। ठीक है ना, ये आपको कहाँ दिया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया लूसेंट, और ये आपको हो गया एनसीईआरटी, दोनों में आपको देखिए दिया हुआ है। आराम से कीटनाशक प्रोटीन के रूप में होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे 227 पेज नंबर जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति के बारे में असत्य है, तो वो है आपका देखिए डीएनए का अर्धसंरचित प्रतिकृति होता है, हमने भी पढ़ा है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम पॉलीमरेज है, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण इत्यादि आपका शुरू होता है। इसके बाद डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति जो है सतत होता है। तो देखिए ये चीज भी जो है आपको यहाँ पे कहीं कहीं पर गलत है। देखिए आपको यहाँ क्या कहता है, डीएनए की प्रतिकृति कौन असत्य है, तो देखिए डीएनए प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन हो जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन डीएनए की दोनों लड़ियां जो है आमने सामने सतत नहीं होता है। एक आपका 3 to 5 होता है तो दूसरा 5 to 3 होता है। एक कंटिन्यू होता है, एक डिसकंटिन्यू आपका चलता है। तो ये जो है आपका इसका उत्तर जो है ये आपका डी जो है ये आपका गलत है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के लिए अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है, इसमें सभी उत्तर जो है हमने आरएनए का लिखा है। तो आरएनए पॉलीमरेज या तो पॉलीमरेज 1 आप कहेंगे। इसके बाद है कि कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, ऐसे कोड को हम क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है कि विशिष्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट नहीं है, यहाँ पे अपरासित है। अपरासित है इसको जो है कि एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 1 to 1 आप जाकर चेक कर सकते हैं, या तो लूसेंट में भी जाकर के चैप्टर नंबर 6 में जहाँ पर अमीनो एसिड कोड के बारे में बताया गया है, आप उसको पढ़िएगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ रोल में बाइक जीन की भूमिका क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे इसका है परमेज का कूट लेखन होना। ये आपको लूसेंट में देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 114 नंबर पेज में लैक बाई, इस जीन के द्वारा परमेज एंजाइम को कोड किया जाता है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद हमने इस चीज को बच्चों बनाया है। आगे पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, तो जीवाश्म के अध्ययन पर, क्योंकि जीवाश्म से ही प्रमाण जो होते हैं पुराने प्रमाण प्राप्त होते हैं। आगे तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है, तुल्य रूप का मतलब आप सारी यानी कि जो असंजात जो अंग होते हैं उनको क्या कहते हैं,
तो होता आविष्कारिक विकास का जो है एक तुल्य रूप दर्शाती है। अगले प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों को जो है कि रचना कब हुई थी, तो देखिए 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी, और ये भी आसानी से दिया हुआ है। एनसीईआरटी पेज में अगर देखेंगे तो 152 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, देखिए मानव में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लुसेंट में अगर देखेंगे तो लुसेंट में पेज नंबर आपको 166 देख लीजिएगा। ये देखिए आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों में मिल जाएगा, आपको दोनों में मिल जाएगा। नेक्स्ट पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे हम पूर्ण सशक्ता यानी कि टोटिपोटेंट ही कहते हैं। और उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि टिश्यू लेकर के जो है उसमें बहुत सारा पौधे को ग्रोथ करवाया जाता है, बहुत सारे उसमें निकाला जाता है अलग अलग प्रकार के तना। लेकिन अगर एक पूर्ण पौधा की बात करें तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण सशक्ता टोटिपोटेंट ही। देखिए इसका उत्तर भी आपको 192 नंबर पेज में एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। देखिए पूर्ण सशक्ता के बारे में, तो आप वहां जाएं और जाकर के पढ़ें। इसके बाद हिस्साडेल किसके जानवरों का नस्ल है, तो देखिए आपको पता है भेड़ का है, और इसको भी आपने पढ़ा था हिस्साडेल। इसमें आपको भेड़ जो है कि नर जो है कि आपका भेड़ था मादा भेड़, और नर आपका गधा था ना, इसमें मिल करके जो है ये बनाया था। तो ये हिस्साडेल जो है एक प्रकार से हम इसमें भेड़ की प्रजाति कहेंगे, क्योंकि गाय भैंस और मुर्गा इसमें नहीं था। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लुसेंट में दिया हुआ था हिस्साडेल किसकी किस्म है, ये 227 नंबर पेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित से किस तकनीक के प्रयोग से पीलामूंग वायरस प्रतिरोध मूंग दाल प्राप्त किया जाता है, तो मूंग का जो दाल होता है उत्परिवर्तन, जब प्रजनन में कोई उत्परिवर्तन हो जाता है उससे कुछ न कुछ नई किस्म का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट डीएनए के खंडों का गमन अनोड की तरफ इलेक्ट्रोप्रोसेस में होने का कारण क्या होता है डीएनए खंडों का, तो ऋण आवेशित होना होता है। इसका जो है कि आप जो है अगर लुसेंट में जाना चाहते हैं तो 250 पेज में आप लुसेंट को देख सकते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है। और 215 नंबर पेज में आपको एनसीईआरटी में इसका उत्तर आपका दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरिका, प्रकंद है, शकरकंद है, बल्ब है, भूस्तरीय, ये सारे आपको कायिक प्रवर्धन में काम करते हैं, पर मुकुलक जो है कायिक प्रवर्धन में आपका नहीं है। तो पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 43 है, उसको नहीं ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 6 आप जाकर के पढ़िएगा एनसीईआरटी में, या तो आप लुसेंट में, आप किसी में भी पढ़िए मिल जाएगा। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे लोग ने इसमें भी कोई गलती बताए हैं। तो मार्केंसिया के मादा थैलस जो होते हैं उनको एंथ्रेडियोपोर पे एंथ्रेडिया जाते हैं। तो पहला चीज तो है कि मादा के थैलस पे जो है मादा थैलस पर एंथ्रेडियोपोर ना होकर के आपको आर्कोगोनियम स्पोर होता है, इसलिए पहले ही उत्तर गलत हो चुका है। बाकी कारोभैलिंगी है, इसके विभाजन पर युग्मक होता है, क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक चर्बी बनते हैं, ये तीनों आपको सही है। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहते हैं, ये तो भूलने की चीज ही नहीं है, आपका जल कुंभ भी आपका कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं कि अंतरस्थिसियम है, टैपिटम है, बहुत त्वचा है, ये सभी के सभी लघु बीजाणु धानी जो होता है उसमें 4 जो परत बनती है उसकी हिस्सा है। पर जो बीजांड द्वार है ये आपको कहाँ रहता है, लघु बीजाणु जो है नर में पाया जाता है, नर है, जबकि गुरु बीजाणु जो है वो आपको मादा है। तो बीजांड जो है गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही रहता है। तो इसको देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से दिखाया कि आपको बाहर या अंदर वाला पर टैपिटम है, फिर इसके बाद अंतर त्वचा है, अंतरस्थिसियम है, बीजाणु तक है, टैपिटम है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो है बीजाणु द्वार का कोई चर्चा नहीं है। आप इसे पेज नंबर 20 में लुसेंट में मिल जाएगा और पेज नंबर 22 में एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आपने तुझे पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के बाद 2 युग्मक बनते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इसकी जो आंसर कर दी है वो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसलिए हमने किताब का जो है नोट्स लेकर के आए और इसमें देखिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि एनसीईआरटी में 25 नंबर में आपको मिल जाएगा। देखिए कहता है कि शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। हम नर युग्मक की बात कर रहे थे, ना कि कुछ और की बात कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कायिक को जनन को समझ लिया था। एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 47 में देखने को मिल जाएगा। इसका भी आप लोग उत्तर सही से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है,
तो ये देखिए है एंटीपोडस यानी प्रतिव्यसांत कोशिका, यानी सहायक कोशिका, अंड कोशिका, तंतु रूप जो समुच्चय है, ये तीनों के तीनों जुड़े जाते हैं। इसको भी हमने यहाँ पे देखिए देख सकते हैं। एनसीईआरटी का आपको डायग्राम है कि ये देखिए सहायक कोशिका है, ये तंतु रूप समुच्चय है और ये आपको अंड है। और प्रतिव्यसांत जो होता है निभाग होता है, ऊपर की ओर होता है। तो एक क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कि कौन इससे जुड़ा हुआ नहीं है, और इसकी भी डायग्राम अच्छे से आप लोग बनाए होंगे। इसके बाद घास कील के, यानी कि यहाँ पे सिर्फ घास के बीज है, घास कील के बीज में स्क्लेटम को क्या कहते हैं, तो उसे हम बीज पत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद कहता है देखिए यहाँ पे तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंथीरियम के पौधे के संकरण के बाद जो है आपको F1 पीढ़ी में गुलाबी फूलों वाले मिले थे। एक किसका उदाहरण था, तो आप अपूर्ण प्रभावों की याद कीजिए। हमने पढ़ाया था कि जब हम संकरण करवा रहे थे तो मेंडल का एक अपवाद मिला था, और अपवाद मिला था अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में उनमें से कुछ न कुछ मिलेंगे, पर अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ कि ना तो लाल और उजला के बीच जब हम संकरण करवाए तो ना तो प्रथम पीढ़ी में लाल ही मिला, ना तो आपका व्हाइट मिला। तो क्या मिला, अपूर्ण प्रभाविता का आपको उदाहरण यानी गुलाबी आपको मिल गया था। यह चैप्टर नंबर 5 में है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें से कौन सा कारक असत्य है, तो लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, ठीक है। मटर में कारक जोड़े में होते हैं, एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, तो कारक विविक्त होते हैं। आपको इसका सही उत्तर है। इसके बाद है स्वतंत्र अपविभन नियम का कोशिकीय आधार क्या है, तो वो होता है आपको एक युग्म के एलील युग्म बनते समय अलग होते हैं। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था, सार्टेन ने दिया था। ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, तो देखिए आपको मेंडलीय विकार दो प्रकार का पढ़ना था। अनुवांशिक विकार एक था मेंडलीय और एक था गुणसूत्रीय। मेंडलीय में आपका आ जाता है हीमोफीलिया, बर्नानता, क्लाइंट सिंड्रोम इत्यादि, और जो गुणसूत्रीय जो विकार होते हैं वो आपका था डाउन सिंड्रोम, क्लाइंट सिंड्रोम इत्यादि। नेक्स्ट डीएनए एक्सक्रीशन विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, मॉरिस विल्किंसन, रोजलिन फ्रैंकलिन ने। ये चैप्टर नंबर 6 में आप देख सकते हैं, जहां पे हमने आपको डीएनए का संरचना बनवाया था। ऐसे आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में 105 नंबर पेज है, लुसेंट में आपको 92 नंबर पेज में आप इस चीज को देख सकते हैं। देखिए लिखा मॉरिस विल्किंसन, रोजलिन फ्रैंकलिन ने जो है एक्सरे विवर्तन आंकड़ा का वर्णन किया था। नेक्स्ट है हेल्सी एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था, तो हेल्सी एवं चेस ने किस पे प्रयोग किया था, बैक्टीरियोफेज पे, यानी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो विषाणु है, विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में कार्य करता है, यानी पूर्ण रूप से इन्होंने सिद्ध किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सुस्पष्ट प्रमाण जो है मार्था चेस ने दिया था। इन्होंने जीवाणु भोजी बैक्टीरिया पर प्रकाश किया था। ये लुसेंट में 1995 पेज में मिलाकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन है बच्चों, तो आपको पता है कि समापन मतलब जहां पे प्रोटीन संश्लेषण समाप्त होता है। पेज नंबर 121 में देखिए आपका है, एनसीईआरटी में देखिए दिया हुआ है। देखिए अफरासित के बारे में हमने बताया था कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अफरासित कहते हैं। इसलिए हमने बुक को साथ में लिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रकार का जो है मतलब टेंशन आपको ना हो। तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं है पूछ रहा है, तो एयूजी आपका प्रारंभन कोडोन है, ठीक है। एयूजी जो है आपका दोहरा कार्य करता है, मेथियोनिन को कूट भी करता है, साथ में प्रारंभन प्रकूट भी है। अंतरण आरएनए के अवशेषीकरण का क्या अर्थ है, अंतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए जो है, जब एक टीआरएनए दूसरे टीआरएनए के साथ आता है तो इम्यूनो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं सजातीय अंतर आरएनए। ये आपको देखिए दिया हुआ अंतरण आरएनए का आवेशीकरण एनसीईआरटी बुक में 125 में पेज में, आप इसे आसानी से जाकर के पढ़ सकते हैं। देखिए आपको लिखा सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाना है, किसका, तो अमीनो अम्ल का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, तो आपका कैंसर जो है असंक्रामक रोग है, बाकी जो है संक्रामक है, किसी न किसी कारण से होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, उसे आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल के नाम से जानते हैं, तो न्यूट्रोफिल को हम पीएमएनएल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है, पेज नंबर आप 191 जो है आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आईजीए में आप जाकर पढ़ेंगे तो देखिए आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को कहीं पर आपको देखिए मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल,
ठीक है, कौन किसमें पाया जाता है? एंटीबॉडी IgA में। इसके बाद डाइएसिटिलीन मॉर्फिन क्या है? तो ये हेरोइन है। हेरोइन जो है एक प्रकार से देखिए इसका नाम है डाइएसिटिलीन मॉर्फिन के नाम से हम जानते हैं। इसको पेज नंबर 201 लूसेंट में आप इसको पढ़िए। बिडाल परीक्षण के लिए किस ज्वर की पुष्टि की जाती है? बिडाल आपको बताया थे कि टाइफाइड बुखार होता है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया के लिए जो है अलग होता है टाइफाइड, मलेरिया के लिए MP और टाइफाइड के लिए हम बिडाल परीक्षण का करते हैं कि ठीक है। तो टाइफाइड क्या है? एक प्रकार का बुखार होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड बुखार की आशंका होने पर इसकी पुष्टि बिडाल परीक्षण टेस्ट द्वारा करवाना होता है। पेज नंबर 176 लूसेंट में जाकर देखिए आपको मिल जाएगा। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पादप एवं अंगुलियां विकसित होती है? तो देखिए इसकी जो उत्तर है ये भी हमने यूट्यूब पे गलत दिखा था, लोगों ने 3 माह बता दिया था, लेकिन इसी वजह से जहाँ पर हमने डाउट देखा उसको हमने बुक के साथ NCERT के साथ लिया। तो देखिए NCERT आपको स्पष्ट रूप से क्या कार्य देखिए कि ध्यान पूर्वक सुना जा सकता, सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाठ और यानी पैर की जो उंगलियां हैं विकसित हो जाती है और 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी अंग इसके काम आते हैं। तो पेज नंबर 59 में आप जाकर के देखिएगा। और अगर आपको लूसेंट पढ़ना है तो लूसेंट में पेज नंबर 49 में जाकर देखिए, इसमें भी वही चीज है कि दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद में उंगलियां विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? ये भी हमने पढ़ा था कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है जिसे हम पित्तपिंड कहते हैं, ये जो है भारी मात्रा में जो है प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। ये चीज देखिए यहाँ पे दिया हुआ पित्तपिंड कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पित्तपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो यहाँ पेज नंबर 55 जो है NCERT को देख लीजिए बच्चों, मिल जाएगा। और हमने आपको नोट्स भी आप साथ में देखिए, आपको नोट्स भी देखिएगा आपको पता चल जाएगा। कहता है अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? देखिए अंडा जैसे अंडोत्सर्ग होता है ना, तो अंडाणु देखिए बाहर से जो होती है कोरोना रेडिएशंस होती है, उसके बाद आपको जो ना पेलुसिडा होता है, उसके बाद आपको गर्नेशंस होती है, थीका लेयर होती है। तो आपको यहाँ पे कहता है कि जब अंडोत्सर्ग होता है तो उसके बाद आपको जो होता है कोरोना रेडिएटा से घिरा रहता है, 1-2 दिन में इंतजार करती है, इसके बाद वो डिस्ट्रॉयड होकर खत्म होती है, तब जाकर के आप कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, पित्तपिंड का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका गुणित है? इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। तो देखिए इसका द्वितीयक अंडक होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये आपको देखिएगा आपको यही होता है, आपका 2n रहता है। प्राइमरी साइड आपका 2n है, जबकि सेकेंडरी साइड जो है n है, यानी द्वितीयक अंडक जो होता है ये आपका अगुणित कोशिका होती है। इसके बाद एक गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइल होती है उसे क्या कहते हैं? तो सहेली नामक जो गोली है गैर स्टेराइल है। आप इसे पेज नंबर 55 में लूसेंट में देखिए, आसानी से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कि गर्भ निरोधक सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली एक नॉन स्टेरॉइड गोली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या दर है वो है आपका 3.7% लगभग आपका माना जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन है? हार्मोन मोचक है। तो ये लूसेंट में नहीं है पर आपको NCERT बुक में दिया गया LNG20, आपको ये भी देख सकते हैं NCERT पेज में 67 में आपको दिया गया है। तो बच्चों आपने जो मन में बहुत सारे सवाल लगाए हुए थे कि सर इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा, तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है ना पढ़ करके, या तो आप केस पासपोर्ट के चक्कर में, या तो अपने पूरे साल की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी आप इस पर ध्यान नहीं दिए, सोच सकते हैं। जबकि ये सभी चीज़ें जो है किताब से, जबकि ऑब्जेक्टिव से भी और इजी जो है आपका सब्जेक्टिव था। अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो गए और 2-3 क्वेश्चन जो है हमारा 39-41 के साथ नहीं था, उसको जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका उत्तर बता देंगे। कहीं पे दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिया हुआ है। LNG20 भी आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा कहीं पे, देखिए प्रोजेस्टेरोन LNG20 है ना, ये आपको हार्मोन मोचक आईयूडी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए कभी अध्याय के साथ। और अगर आपको सब्जेक्टिव भी जानना है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, न्यू बैच स्टार्ट हो गए बच्चों, तो सभी जो हैं कि आप सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें और जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइन कराएं ताकि उनकी क्लास जो है ना छूटे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।